नमस्कार, खबर फास्ट पर आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। हड्डियां या जोड़ों में दर्द की समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। अगर शुरुआत में ही हम हड्डियों की मजबूती की ओर ध्यान दें तो आगे चलकर हमें ऑर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हड्डियां शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे शरीर और मांसपेशियों का आधार है। बेहतर स्वास्थ्य और दिनचर्या के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शरीर के किसी भी हिस्से में हड्डी से जुड़ी बीमारी हो सकती है। हड्डियों में बीमारी के कई कारण होते हैं। कुछ के कारण पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। हम शरीर के कुछ अंगों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, जैसे कि पैर, जिसके कारण हमारे घुटनों की हड्डी में होने वाली समस्या सबसे ज्यादा होती है। और इसी प्रकार देर तक बैठकर काम करने से भी हमारे पीठ, कमर, स्पाइनल, गर्दन की हड्डी प्रभावित होती है, जिस वजह से इनमें बीमारियां पनपना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा हड्डी में बीमारी के कई और कारण हैं, जैसे कि चोट लगना, शरीर में कुछ पदार्थों की कमी या ज्यादा मौजूद होने से भी हड्डियों के रोग हो सकते हैं। इन्हीं पर आज आपका डॉक्टर में हम विस्तार से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रसन्ना कुमार। और साथ ही अपने दर्शकों को भी हम याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे ये नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। अगर आप भी किसी हड्डी की समस्या के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या किसी हड्डी की समस्या से आप पीड़ित हैं और उसका इलाज चाहते हैं या डॉक्टर के साथ संवाद करके कोई सलाह चाहते हैं, तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगले आधे घंटे तक ये नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इन नंबर्स पर कॉल करके आप इस कार्यक्रम के जरिए सीधा डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं और आपकी कोई भी समस्या है हड्डी रोगों से जुड़ी तो उसके बारे में सलाह ले सकते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर प्रसन्ना कुमार जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रसन्ना कुमार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो मैं आप ही से समझना चाहूँगी कि ये हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है और इसकी कमी होने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत आज के हिसाब से आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा है। डी की कमी से हड्डी का क्या संबंध है जी। और कैसे ये इसकी कमी को जो है हड्डियों को प्रभावित करती है। तो हमारे शरीर में नॉर्मली हमारा एक कंसेप्ट रहता है कि हमारे शरीर को कैल्शियम की जरूरत है जी। और कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल। लेकिन कैल्शियम अगर हम सीधे सीधे लेते हैं तो वो कैल्शियम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो वो पेट से शरीर के अंदर चला जाए, इसके लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है। जैसे इसको अगर हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी जगह पे एक सामान को रख दिया, उतार दिया और सामान को हमें किसी दूसरी जगह पहुंचाना, तो हमें एक छोटी ट्रॉली चाहिए जो कि वो सामान को उठा करके वहां तक लेके चली जाए। तो विटामिन डी वो छोटी ट्रॉली का काम करता है कि कैल्शियम को वहां से उठा करके जहाँ जरूरत है वहां पे लेके जाता है। तो विटामिन डी का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है कि कैल्शियम हम ले रहे हैं, मरीज हमारा कैल्शियम खाता रहता है, कहते हैं हम तो सब कैल्शियम खा रहे हैं बराबर, हम कैल्शियम के सारे सामान खा रहे हैं जी। लेकिन उसको जितना कैल्शियम खा रहा है उतना कैल्शियम शरीर में जहाँ जाना चाहिए वहाँ पहुंच नहीं रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? क्योंकि विटामिन डी शरीर में कम हो गया है जी। और जितना उठाना चाहिए विटामिन डी को कैल्शियम, उतना विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी कम उठ रहा है, तो धीरे धीरे कैल्शियम की कमी हो जाती है, हड्डियाँ हमारी कमजोर हो जाती है। तो विटामिन डी इसलिए बहुत जरूरी है कि वो अगर जो हमारा जो सामान्य उसकी मात्रा शरीर में बनी हुई है जी। तो जो भी हम कैल्शियम लेते हैं वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाता है उसकी उपस्थिति में और अपनी अपनी जहाँ जहाँ पे उसकी आवश्यकता है वहाँ जाता है। प्रसन्ना जी, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको थोड़ी देर के लिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उनका सवाल ले लेते हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी। मेरे को जो है कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। हाँ हाँ, कब 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 की बात है बताएं। हेलो ओम प्रकाश जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर लीजिए और फिर पूछिए। कितने समय पहले आपको ये दिक्कत हुई थी? जी, डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि कितने समय पहले आपको ये दिक्कत हुई थी, कब हड्डी टूटी थी? मेरी हड्डी टूट गई थी कुल्ले की जनवरी में, और मैंने इसका डॉक्टर साहब कब 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 का टूटा बता रहे हैं? मोबाइल
ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए क्योंकि रिपीट हो रही है आवाज़ और आप भी ठीक से नहीं सुन पाएंगे, हम भी नहीं सुन पाएंगे आपका क्या सवाल है। आप पूछिए। हेलो, जी, ओम प्रकाश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे कुल्ले से हड्डी टूट गई थी। जी। तो ठीक है, तो क्या दिक्कत आपको हो रही है उसके बाद? अभी आवाज धीरे कर दिए मैंने उसकी देवी की। ठीक है, अब क्या दिक्कत आपको हो रही है और क्या समाधान चाहते हैं? मेरे को डॉक्टर साहब दिक्कत ये है कि मेरे कुल्ले की हड्डी टूट गई थी, मैं सीढ़ियों से गिर गया। जी। फिर मैंने एस्पोर्ट में ऑपरेशन कराया था, मुझे 7 महीने हो गए हैं। मेरे को अब चल तो लेता हूँ, वाकर होती है ना, उसके बाथरूम में जा सकता हूँ, मैं बगैर उसके नहीं चल सकता, मुझे दर्द बहुत होता है और हजारों रुपए लगाती हूँ, 4 लाख रुपए तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए ले लिए। मैं ठीक नहीं हो रहा, क्या करूँ? ठीक है, ये आप इन्होंने बताया कि करीब 4 महीने पहले आपकी हड्डी टूटी थी। इसका कुछ बताइए उपाय डॉक्टर साहब। जी, जनवरी में बता रहे हैं कि जनवरी में हड्डी टूटी थी उनकी। 1.5 महीने पहले टूटी थी। जी। अभी इन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है, वॉकर पे चल रहे हैं। ऑपरेशन इन्होंने कराया था लेकिन कोई आराम नहीं हुआ है। आने नहीं, तो अभी इनका ऑपरेशन के बाद इनको चलने की सलाह दी गई कि नहीं दी गई? ओम प्रकाश जी, ऑपरेशन के बाद आपको चलने की सलाह दी थी आपके डॉक्टर ने? इनकी जो हमारे कॉलर जुड़े उनकी आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए। और डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि जब आपका ऑपरेशन हुआ था, क्या उसके बाद आपको डॉक्टर ने चलने फिरने की सलाह दी थी? लेकिन मैं चल नहीं सकता, क्या करूँ? डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं वो चल नहीं सकते। नहीं चल नहीं सकते, तो कूल्हे की हड्डी में क्या क्या ऑपरेशन किया गया था, क्या क्या उसमें कुछ फूला बदला गया या प्लेट स्क्रू लगाया गया या क्या स्क्रू डाले गए, क्या किया गया, कुछ बता पाएंगे आप? ओम प्रकाश जी, जो आपका ऑपरेशन हुआ उसके बारे में कुछ बता पाएंगे, चेंज क्या है? जी। ऑपरेशन हुआ था डॉक्टर साहब, तो मेरा उसके बाद जनवरी में ऑपरेशन हुआ था। मैं अभी तक जनवरी में ऑपरेशन हुआ था। बाथरूम तक जाता हूँ, उसके बाद नहीं जा सकता। उन्होंने एलोपैथी की दवाइयाँ लिख दी थी, 600 रुपये का एक पत्ता है, सारा दिन टेबलेट खा रहा हूँ, हजारों रुपए लग गए। मैं मीडियम क्लास आदमी हूँ, मैं चल नहीं रहा। तो मैं ये फास्ट खबर में जो रोज डॉक्टर आते हैं, मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर प्रसन्न कुमार जी। मेरा मैडम आप बताइए क्या कहना है, क्या पड़ता है? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर मैं सुन नहीं पा रहा। जी ठीक है, कुछ यहाँ पर तकनीकी दिक्कत की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही थी, हम भी नहीं सुन पा रहे थे ने। एक और दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी। हेलो शरद, पूछिए क्या पूछना चाहते हाँ हैं। जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, बताइए। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उंगलियों में कभी कभी ना जो उंगलियां हैं, कभी कभी दर्द होने लग जाता है ऑटोमेटिक, मतलब धीरे धीरे शुरू होता है और उसके बाद ज़्यादा तेजी दर्द होने लग जाता है, नेक्स्ट डे खुद ही अपने आप सही हो जाता है। ये क्या समस्या है? ये कब से हो रहा है आपको उंगली वाला दर्द? ये 2-3 महीने से हो रहा है। कभी कभार या कभी हुआ है? हाँ जी, कभी कभार होता है, ये अलग अलग उंगलियों में होता है। हेलो। हाँ जी कभी कभार होता है, ये अलग अलग उंगलियों में होता है। आज जैसे एक उंगली में हो गया, नेक्स्ट 2-4 दिन 10 दिन में कभी भी मतलब दूसरे उंगली में होने लग जाता है। ठीक है। नहीं तो ये क्या ये कई सालों से हो रहा है कि अभी कभी शुरू हुआ है? नहीं, ये अभी से स्टार्ट हुआ है, ये 3-4 महीने से। क्या उम्र आपकी क्या है इस समय? हाँ जी, एज 28 है। हाँ जी। कोई इधर आपको फीवर वगैरह तो नहीं हुआ था आपको? बुखार, फीवर या कोई और किसी चीज का? नहीं, बुखार तो हुआ था बहुत तेज, लेकिन नहीं था, नॉर्मल बुखार जैसे होता है वैसे ही। नहीं, कोई वायरल फीवर या कोई पेट खराब हुआ हो जिसके लिए आपने दवा वगैरह खाई हो या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट आपने? हाँ, दवा तो लिया था डॉक्टर साहब, जब बुखार हुआ था तो दवा तो लिया था पहले। हाँ जी, दवा लिया था पहले जब बुखार हुआ था। तो क्या हुआ था बताएं? बुखार हुआ था, नॉर्मल बुखार। हेलो। हाँ जी, नॉर्मल बुखार हुआ था डॉक्टर साहब। नॉर्मल बुखार हुआ था? कितने दिन पहले बुखार हुआ था? बुखार भी वही डॉक्टर साहब 5-6 महीने ही मान लो आप।
कह रहे 5-6 महीने पहले बुखार हुआ था। 5-6 महीने पहले हुआ था। देखिए दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, या तो वायरल फीवर अगर होता है हमको जी या वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, दोनों ही बीमारियों में जो हमारी एंटीबॉडी है वो हमारे जोड़ को प्रभावित करती है कभी कभी। तो ज्यादातर वायरल फीवर में पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया उसको बोलते हैं, तो हमारे छोटे छोटे जॉइंट जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं। और या कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो हम ट्रीटमेंट की बात देते हैं, उन दवाओं का भी असर कभी कभी जोड़ के ऊपर आ जाता है। जैसे टाइफाइड हो गया तो पोस्ट सेंट्रिक आर्थरेल्जिया है, वायरल पोस्ट वायरल आर्थरेल्जिया, वायरल फीवर हुआ, सर्दी जुकाम हुआ, या कोविड पॉजिटिव समय कोविड की रिपोर्ट चल रही थी, सेकंड वेव में जो हमारे बहुत से मरीज पॉजिटिव हुए हैं उनको भी जोड़ की दर्द वाली समस्या आ जाती है, आ रही है, बराबर आते रहते हैं हम लोग के पास दिखाने के लिए। तो अगर इस तरह का कोई भी था तो 4-5 महीने पहले अगर हुआ था तो ये बहुत चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। और इसको आप केवल 1-2 का माप कर सकते हैं। गुनगुना पानी सेंधा नमक वाला लेकर के अपने हाथ को आप उसमें सेका करें और अपने हाथों को पूरा चलाने का, एक्सरसाइज करने वाला काम आपको ये नियमित करना, हमारे आदत में हो जाए कि हम अपना हाथ जो है बराबर चलाते रहें, या इसको पूरा का पूरा मुट्ठी पूरे जोर से लगा के बंद करेंगे, उसको खोलेंगे। ये काम हम करते रहें। अगर इसके अलावा भी बना रहता है मान लीजिए तो एक आध कुछ ब्लड टेस्ट है जो आप हमारे चिकित्सालय में भी आगे करा सकते हैं या प्राइवेट में भी करा सकते हैं, गठिया या कोई चीज को देखा जा सके। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, हमें लगता है कि ये जो आपको बुखार आया था उसके बाद में ये हल्का सा जोड़ों को उसने पकड़ा है, और ये बहुत चिंता का विषय नहीं। आप एक्सरसाइज करेंगे, सीखेंगे तो ये महीना 2 महीने में ये धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया शरद फ़ोन करने के लिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर विटामिन डी की कमी की हम बात कर रहे थे, आपने ये तो बताया कि क्यों ज़रूरी है। अब ये भी जानना चाहेंगे कि अगर इसकी कमी शरीर में होती है तो कौन कौन सी हड्डी की बीमारियाँ हो सकती हैं, क्या कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? विटामिन डी की विटामिन डी की। विटामिन डी की जी विटामिन डी का हमने जैसे पहले बताया था कि इसका काम लोडर का काम है। लोडर का काम मतलब कि जो कैल्शियम पेट में गया है उसको उठा करके अपनी निर्धारित जगह पे लेके जाना। जी विटामिन डी हमारे शरीर में जो हम लोग लेते हैं, सबसे पहले हम बता दें कि विटामिन डी हमारे शरीर में केवल धूप में अगर हम बैठे तो हमारे शरीर में विटामिन डी अपने आप बनने लगता है। हमारा जो हमारी स्किन है वो विटामिन डी का निर्माण कर देती है खुद। और अगर हम 3-4 दिन सवेरे वाली धूप में बैठ जाएं तो आप समझ लीजिए कि 1 महीने का विटामिन डी हमारे शरीर में अपने आप बन जाता है, जिसमें कि हमारा ना इससे ज्यादा इकोनॉमिकल और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से ये ईश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है जो हमको फ्री में अवेलेबल है। लेकिन ज्यादातर लोग, हम लोग का जो आज का प्रेजेंट स्टाइल है कि हमको घर में भी एसी चाहिए, घर में भी पर्दे लगे होने चाहिए, घर भी बंद होना चाहिए, तो हम गलती नहीं, तो जो काम एक नेचुरल होता था वो काम बन गया। इसलिए विटामिन डी की कमी हमारे पास आ गई। सनस्क्रीन लोशन तमाम निकला है, तो हम लोग उसको धूप में निकलेंगे भी तो सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं कि धूप का सरना है, तो वो एक बनने वाला काम था, वो काम भी बंद हो गया इस समय। तो ये एक मेरी सबको सलाह है आपके चैनल के माध्यम से कि धूप अगर हमको सन की एलर्जी नहीं है, धूप में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो मॉर्निंग वाला धूप हर आदमी को कम से कम आधा 1 घंटे के लिए धूप में जाके बैठ जाए। 2 दिन 3 दिन आपको रेगुलर धूप लगेगी तो 1 महीने का विटामिन डी हमारी बॉडी में स्टोर होता है। ये जो होता है कि सबसे सिंपल कैल्शियम होता है जो कि हमारे फल में या हमारे साग सब्जी में जो पाया जाता है, कैल्शिफेरॉल इसको बोलते हैं, ये विटामिन डी बनता है। ये विटामिन डी इसके बाद अपनी कैसे, ये विटामिन डी जो है ये हमारा कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये कैल्शियम को नहीं पकड़ सकता है, तो ये विटामिन हमारा लिवर में जाएगा, लिवर से चेंज होकर के फिर दूसरे फॉर्म में बनेगा, और दूसरे लिवर से जाने के बाद किडनी में जाएगा, गुर्दे में जाएगा, और गुर्दे में जाने के बाद जो ये विटामिन डी बनता है वो एक्टिव फॉर्म में जाता है। गुर्दे वाला जो विटामिन डी है ये वापस हमारे पेट में आकर के निकलता है और तब ये कैल्शियम को पकड़ने वाला काम करता है। तो मरीजों में विटामिन डी की कमी कई जगह से हो जाती है। अगर विटामिन डी खाने में कम हो रहा है तो न्यूट्रिशनल विटामिन डी कम हो जाएगा। अगर लिवर की कोई बीमारी है तो हिपैटिक विटामिन डी की जो है वो कमी हो जाएगी। और अगर गुर्दे में कोई बीमारी है तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म जो है वो बन नहीं पा रहा है शरीर के अंदर। तो रीनल रिकेट्स टाइप की एक बीमारी जो रिकेट्स बोलते हैं उसको हम लोग। रिकेट्स में हड्डियां सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद चूंकि हड्डी मुलायम हो गई तो हड्डी जो है बेंड होना शुरू हो जाती है। अगर अपनी अपनी जगह से जहां जहां मुलायम हो जाएगी वहां से बेंड होना शुरू हो जाती है और लोड नहीं ले सकती, तो आसानी से हड्डी में एक जनरल पेन शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगा और फ्रैक्चर होने की संभावना बन जाएगी। तो हमारा तीन तरह का दिक्कत हो गया। अगर लिवर हमारा प्रॉपर नहीं है तो विटामिन को जो नंबर 2 वाला विटामिन डी है वो नहीं बन पाता। अगर गुर्दे की कोई बीमारी है तो नंबर 3 वाला विटामिन जो कि हमारा एक्टिव फॉर्म विटामिन है वो नहीं बन पाता। तो ये हमारा विटामिन डी प्रॉपर हमारा शरीर में इस्तेमाल हो जाए, इसके लिए हमारी आंतों से उसका एब्जॉर्प्शन, हमारा लिवर, हमारी किडनी, ये तीनों चीजों का सही होना आवश्यक है ताकि विटामिन डी तीनों फेस पार करके वापस जब स्टमक में आएगा
तो हम जो भी कैल्शियम देंगे उसको वो एब्जॉर्ब करेगा जी। और उसके बाद वो उसको जहाँ भी इसकी आवश्यकता होगी, जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म हमारा है उसके हिसाब से हमारा शरीर में विटामिन इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, अशोक। अशोक, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जी। सर मेरे है ना पीठ की हड्डी में कभी कभी अचानक दर्द हो जाता है और ये नहीं कि रेगुलर होता है, ये अचानक ही होता है कभी कभी। मैं आपकी आवाज नहीं सुनी। एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराइए। सर मेरी पीठ की हड्डी में ना कभी कभी अचानक दर्द हो जाता है और ये फिक्स नहीं कि भाई कब हो ही, एक अचानक ही होता है, कभी भी हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में आपका मतलब कि रीढ़ की हड्डी में आपको दिक्कत है। जी मैम। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी में बता रहे हैं कि कभी कभी अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, रेगुलर नहीं होता लेकिन अचानक से कभी कभार हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जल्द ही इस दिक्कत को दूर करेंगे। अपने दर्शकों को हम बता दें, एक बार फिर से याद दिला दें कि वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर से कॉल करके आप भी अगर हड्डी से जुड़ी कोई भी समस्या है या कोई बीमारी है जिसका समाधान चाहते हैं या कोई सलाह चाहते हैं डॉक्टर से किसी प्रकार के टेस्ट को लेकर, तो वो भी आप जान सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अभी तक हम विटामिन डी की बात कर रहे थे क्योंकि हमारे शरीर के लिए, खासतौर पर हड्डियों के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम कैसे ले सकते हैं वो डॉक्टर साहब बता रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इसकी कमी से क्या कुछ दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो सुबह की जो धूप होती है, 4-5 मिनट आप उसमें बैठिए धूप में, तो विटामिन डी नेचुरली आपको मिलेगा। तो हड्डियों की कोई किसी भी दिक्कत से आपको जूझना नहीं पड़ेगा, हड्डी की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इसके अलावा और विस्तार से इस पर हम बात करेंगे आगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अगर कोई समस्या है हड्डी से जुड़ी, या कुछ सलाह चाहते हैं या कोई उपाय चाहते हैं। यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। भारत की झोली में सोना आएगा, जापानी धरती पर तिरंगा लहराएगा। दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ियों का लगेगा मेला। अब होगा सबसे बड़ा खेला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर प्रसन्ना कुमार का। प्रसन्ना जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे विटामिन डी की, तो आपने बताया कि इसकी ज़रूरत हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर इसकी कमी आती है तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे लोगों को परेशान होना पड़ सकता है? विटामिन डी का जो कमी है उसमें दो तरह से ये अफेक्ट करता है। एक तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों में पड़ता है क्योंकि इनकी ग्रोइंग एज है और ग्रोइंग एज में हम इसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा रहती है। तो विटामिन डी एक तरह से ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे शरीर की केवल हड्डियों को ही नहीं, सारे शरीर को प्रभावित करता है। तो इसका शरीर में संतुलित मात्रा में इसका बने रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना।
तो बच्चों में प्रसन्ना जो जी, यहाँ पर बीमारी एक बार आती है, फिर सबसे से पहले- टोकना चाहूंगी। एक दर्शक और जुड़ गए हैं, क्योंकि समय कम होता है तो कोशिश हम करेंगे कि जितने ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ पाएं उनका समस्या का समाधान हम कर पाएं। ओम प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, यहाँ पर मैं चाहूंगी कि टीवी का वॉल्यूम आप बिल्कुल कम कर दीजिए और जो भी आपको पूछना है क्लियर पूछिए। क्या आपको दिक्कत हो रही है, कब से हो रही है, ताकि डॉक्टर साहब आपका सवाल का जवाब दे सके। पूछिए ठीक है। जी। ओम प्रकाश जी बोलिए। ओम प्रकाश जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, मेरी हड्डी टूट गई थी जी। तो मेरे को उसमें दर्द रहता है बहुत ज्यादा। और जब मेरे पैर में सूजन आ जाती है, दोनों पैर सूज जाते हैं, तो मैं इसकी दवाई वगैरह कर रहा हूँ। मेरे को चलने में दिक्कत हो रही है, मैं पेन किलर खाता हूँ। डॉक्टर साहब मुझे इसका उपाय बताइए। 7 महीने हो गए मैं बेड पे हूँ, अभी तक मैं हड्डी में दर्द होता है। मेरी हड्डी जुड़ तो गई है, लेकिन मेरे को अभी परेशानी बहुत है, पैर सूज जाते हैं दोनों। डॉक्टर साहब बताइए। हाँ, इन्होंने अभी बताया था कूल्हे की हड्डी इनका टूटा था, उन्हीं से बात हो रही है। हाँ हाँ जी। हाँ, इनका ऑपरेशन कोई 1.5 महीने पहले ऑपरेशन कराया था। 7 महीने पहले इनका ऑपरेशन हुआ था। 7 महीने पहले जी। ऑपरेशन हुआ था। हाँ। तो अभी का डॉक्टर बता रहे हैं कि इनकी हड्डी जुड़ चुकी है। ये खुद कह रहे हैं कि हड्डी जुड़ गई है, लेकिन अभी तक इनको आराम नहीं, अभी दर्द होता है, पैर में सूजन आती है, चल नहीं पा रहे हैं। जी। नहीं, अगर कूल्हे की हड्डी 7 महीने, हमने इनसे पूछा था कि क्या उसमें कुछ मेटल या स्क्रू या प्लेट लगाई गई थी कि अपने से जुड़ गई है नेचुरल तरीके से। ओम प्रकाश जी, क्या नेचुरल तरीके से आपकी कुल्ले की हड्डी जुड़ी है या उन्होंने इसमें कुछ लगाया था? कोई स्क्रू प्लेट या कुछ रॉड या कुछ आपको ध्यान ऐसा कुछ लगाया गया है? ओम प्रकाश जी बताइए। उन्होंने इसमें 10 mm के वो कुछ प्लेट वगैरह लगाई थी कुल्ले में। प्लेट वगैरह लगाई, ठीक है। देखिए, अगर प्लेट वगैरह लगाएंगे तो आपकी कूल्हे की हड्डी को पूरा जोड़ने में कम से कम 24 महीने का समय लगेगा। 12 से 24 महीने का समय, 1 साल का आप मान लीजिए मोटा समय लगेगा इसको जोड़ने में। प्लेट अगर पड़ी हुई तो प्लेट अभी को जोड़ने में समय, तो आप अभी बहुत ज्यादा चलने वाला काम अभी ना करें। अगर दर्द मान लीजिए थोड़ा सा भी दर्द है, और दूसरी चीज की उन्होंने आपको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी की बताया होगा, जो हमें आपकी बातों से लगता है कि फिजियोथेरेपी वाला पार्ट जो है वो शायद नेग्लेक्ट हो रहा है। तो एक्सरसाइज वाला पार्ट करना बेहद जरूरी, क्योंकि आपको पता नहीं कि बराबर आपके दोनों पैरों में सूजन आ जाती है। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्जरी वाले, कूल्हे की सर्जरी वाले में आप दोनों पैर का एक्सरसाइज करिए। जो भी फिजियोथेरेपिस्ट को, आप कहाँ पर कहते हैं? ओम प्रकाश जी, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में है, दिल्ली से इनका फोन आया है। अच्छा, दिल्ली से फोन आया है। तो जो भी नियर बाई आपका सेंटर है, जो भी नियर बाई अगर आपके पास कोई फिजियोथेरेपी वाला सेंटर हो, तो मैं ये सलाह दूंगा कि कम से कम एक बार सुबह के समय वहाँ जा करके फिजियोथेरेपी वाला काम वहाँ पे एक बार उनके संग में करें, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में, और एक बार शाम के समय में करें। रात में जब सोएंगे तो पैरों को लटका के बहुत देर नहीं बैठना, क्योंकि पैर में सूजन आ रही है, और पैर के नीचे दोनों तरीके लगा करके पैर को उठा के भी रख सकते हैं, ताकि सूजन ना आए। घबराने की जरूरत नहीं। अगर 7 महीना हुआ तो अभी हमको लगता है कि 2-3 महीने का समय और लगेगा। जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे, जैसे जैसे इनका जॉइंट जुड़ता जाएगा, जैसे जैसे स्मूथनेस आती जाएगी, वैसे वैसे इनकी तकलीफ समाप्त होती जाएगी, और हमें लगता है कि ये बहुत आसानी से 3-4 महीने के अंदर चलना शुरू कर देंगे। तो ओम प्रकाश जी, आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कीजिए और जो एक्सरसाइज छूट रही हैं उनको कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आपको आराम मिलेगा। और कुछ महीने का वक्त तो और लग सकता है यहाँ पर जो आपकी सर्जरी हुई है उसको पूरी तरीके से ठीक होने में। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात को पूरा कीजिए। हाँ, हम लोग बच्चों में विटामिन डी का इफेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे। तो बच्चों में जो विटामिन डी से जो बीमारी होती है उसको रिकेट्स बोलते हैं। जी। रिकेट्स के क्या बताया था कि बच्चों में 2 तरह का रिकेट्स होता है। एक तो न्यूट्रिशनल रिकेट होता है, जबकि जहाँ की बच्चा को वो सामान ही खाने को नहीं मिल रहा है जिसमें कि विटामिन डी की मात्रा है, तो वो कम होने की वजह से बच्चे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई और रिकेट्स की बीमारी हो गई। दूसरा होता है जो कि रेयर होता है, जिसको रीनल रिकेट्स बोलते हैं। हमने पहले बताया था कि विटामिन डी जो हम रॉ फॉर्म में लेते हैं वो लिवर की किडनी से होकर के वापस फिर स्टमक में आता है, और तब किडनी वहाँ पे कैल्शियम को अब्जॉर्ब किया जाता है। तो बहुत से बच्चों में जहाँ पे कि किडनी में विटामिन डी दिया, लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पाती किडनी, तो वहाँ की वजह से
सारी खाने पीने से संपन्न है, लेकिन किडनी की वजह से जो उसका एक्टिवेशन होना चाहिए विटामिन डी का वो नहीं होता, तो वहाँ विटामिन डी का नफल पाने की वजह से जो है विटामिन डी की कमी हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं रीनल लीकेज। तो दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है। रीनल लीकेज के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए अगर इस तरह की बच्चों की बीमारी डायबिटीज है। लेकिन अगर न्यूट्रिशन लीकेज है तो बच्चा का माँ बाप को जो है जोड़ में जो भी हमारे घुटने के जोड़ है, एंकल का जोड़ है या जोड़ है, इनके अंदर अगर नॉर्मली माँ देखती है तो देखती है कि दोनों जोड़ की चौड़ाई थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और घुटने का और पैर की हड्डियां जो हल्का से टर्ब होना शुरू हो जाती है। पैर के एंकल के पास में, घुटने के पास में चौड़ापन दिखाई देगा। बाल जो है बच्चों के वो हल्का सा ड्राइनेस ऑफ हेयर हो जाती है। ये जो सीना है वो आगे निकल आता है, जिसको हम लोग पिजन स्ट्रेस बोलते हैं, जैसे कबूतर होता है आगे। बिल्कुल, तो एक तरीके से समझा जाए तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। प्रसन्ना कुमार जी, यहाँ पर समय का अभाव है, तो हम आगे इस पर दोबारा एपिसोड्स जो होंगे हमारे कोशिश करेंगे कि उनमें हम और विस्तार से बात करें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सवालों का जवाब हम दे पाए होंगे। तो आज फिलहाल मेरे साथ आपका डॉक्टर बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।